आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। सर्जन सोलारिस हॉस्पिटल। मैं थाना में 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और माय ब्रदर डॉक्टर दीपक आयवाड़े ही इज द न्यूरोलॉजिस्ट। इंडिया में दोनों सगे भाई, एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, ये एक में कॉम्बिनेशन है। पूरे इंडिया में हम दोनों भाई जो एक ही घर में एक ही विषय पे काम कर रहे हैं और सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया हुआ है। तो इसी वजह से हमारा इंटेंशन था कि इस फील्ड में हम कुछ एडवांस और आगे जाके जो बेसिक गरीब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ पे वो बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, वही हम अपने जोर पे थाना में एक मिड साइज हॉस्पिटल, आई वुड से इट इज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिकॉज ये एक मिड साइज हॉस्पिटल है और यहाँ पे इतने एडवांस सर्जरीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमने बहुत सारी नई तकनीकें लाई हुई है, जिसमें न्यूरो नेविगेशन मतलब कंप्यूटर गाइडेड ब्रेन सर्जरीज, जिसमें हम पेशेंट्स का एमआरआई या सीटी स्कैन पहले ही कंप्यूटर में अपलोड करते हैं और उसके गाइडेंस पे ब्रेन ट्यूमर या कोई सर्जरी ब्रेन की हो रही है तो वो हम प्लान कर सकते हैं। इस टेक्निक के वजह से एक तो एक्यूरेसी बढ़ता है और ब्रेन को डैमेज होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसी के साथ एंडोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन से ब्रेन सर्जरीज करना, जो हम नाक के द्वारा कर सकते हैं या फिर ब्रेन में होल करके छोटे से 1 सेंटीमीटर होल से ब्रेन में जाके उससे भी गांठ निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज। ये फैसिलिटी भी हम कर सकते हैं क्योंकि नेविगेशन होने की वजह से कम एग्जैक्ट टारगेटिंग ऑफ द ट्यूमर इज पॉसिबल। उसी के साथ अवेक क्रेनेटोमी और न्यूरो मॉनिटरिंग मतलब अवेक क्रेनेटोमी मतलब जहाँ पे पेशेंट को होश में रख के उसकी गांठ निकाली जाती है, जहाँ पे पेशेंट ऑपरेशन के दरमियान बात करता है, हाथ पांव हिला रहा है और उसका गांठ निकल रहा है। तो इसी के वजह से एडवांटेज ये होता है कि उसको पैरालिसिस होने का या फिर उसकी बात करने का या फिर उसका मेमोरी को डिस्टर्बेंस होने का कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हम उसको होश में ही रख के बात ट्यूमर निकाल रहे हैं। पैरालिसिस होने से हम बचा सकते हैं। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजीज हम सोलारिस हॉस्पिटल में ला रहे हैं और डॉक्टर दीपक न्यूरोलॉजिस्ट होने के वजह से जो मेडिकल पार्ट है जैसे कि स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इस तरीके के इलाज भी एक ही छत के नीचे हो जाते हैं। तो इसमें जो पेशेंट्स को मेडिकली मैनेज कर सकते हैं वो भी हो जाता है और जिसको ऑपरेशन लगा है वो भी क्लियर हो जाता है। इसी के वजह से ट्रीटमेंट एक एक्यूरेट और बेस्ट पॉसिबल वे से पेशेंट को मिल सकती है। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स अभी हमारे साथ हैं ये पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा मतलब ब्रेन के नीचे के हिस्से में होने वाले गांठ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जरा स्लाइड्स देखा, ग्लैंड मतलब ये ग्लैंड हमारे बॉडी के सभी हार्मोन्स कंट्रोल करती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, जैसे कि हमारा यूरिन कितना हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हो गए, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड को भी कितना सिक्रीशन होना है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। इंसुलिन हो गया, उसको भी कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ओवरऑल इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड जैसे कि अभी बताया कि मेल फीमेल हार्मोन्स वो भी यही ग्लैंड कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, तो पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा ये एक दो तरीके होते हैं। एक तो छोटा 1 सेंटीमीटर से भी छोटे जो होते हैं उसको माइक्रो एडेनोमा बोलते हैं और 1 सेंटीमीटर के ऊपर जो हो जाते हैं उसको मैक्रो एडेनोमा बोलते हैं। इसका जैसे मैंने बताया एक तो हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है या फिर जैसे ही इसका साइज बढ़ता है ये गांठ अपने आंखों के दो नसों के पीछे होने के वजह से आंखों के नस पे अगर प्रेशर आ गया तो पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। दिखने में जब नेक्स्ट, हाँ, और ये गांठ जो है हमारे गले से जो बड़ी सबसे नस होती है, खून की नस जो दिमाग को सप्लाई करती है, उसके दोनों के बीच में रहती है, इसलिए ये लोकेशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है। इसमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा है और नाजुकता मतलब जितना डेलिकेटली ये ऑपरेशन होगा उतना अच्छे से ये रिजल्ट मिलने का चांस है या फिर उसको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें जो लक्षण हैं वो बेसिकली विजन कम होना मतलब दोनों तरफ के आंखों को लैटरल विजन मतलब साइड का विजन दिखता नहीं है, सामने का दिखता है। तो बहुत बार ये नजर का जो दोष है वो पेशेंट को बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि साइड का दिखना नहीं दिख रहा है तो इतना ध्यान में नहीं आता, सामने का दिख रहा है तो उनको लगता है कि मुझे ठीक है। और ये पेशेंट्स बहुत बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर के पास जाके फिर उनको पता चलता है कि ये ट्यूमर है हमें। इस ट्यूमर को सामने आने में कभी कभी देर हो जाती है।
दूसरा जैसे मैंने बोला कि हार्मोनल कंट्रोल करते हैं, तो हार्मोन्स में इम्बैलेंस, जैसे कि चेहरा बड़ा हो जाना, नाक बड़ा हो जाना, फैट डिपोजिशन छाती पे, पेट पे हो जाना, कलर चेंज हो जाना, मेल वॉइस में फीमेल्स को कन्वर्ट हो जाना, कुशिंग सिंड्रोम जिसे बोलते हैं वैसे हो जाना है। कुछ पेशेंट्स तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, समझते हैं कि उनके ओवरीज या पीसीओडी का उनको तकलीफ है, और गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उनको ये बीमारी होती है कि इसमें गार्ड का बड़ा होने की वजह से ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ये बीमारी के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, और वो अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है। ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट थे अंधेरी से, ऑफिस गोइंग फीमेल, जो बहुत वेल एजुकेटेड थे, और उनका ये सब हार्मोनल चेंज होने की वजह से उनको मुस्टैच आ रहा था, बॉडी पे बाल बढ़ रहे थे, मेल, शी वाज स्लोली कन्वर्टिंग मेल काइंड ऑफ अ फीचर्स आई वुड से। बट जब उनका हमने ऑपरेशन किया तो शी कुड कम बैक टू नॉर्मल, एंड शी वाज सो हैप्पी कि अरे इसके वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी, आई वाज नॉट गोइंग इनटू द सोशल एक्टिविटीज। तो ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है कि ये अगर डायग्नोस प्रॉपर्ली हुआ तो। हाँ, इसमें अगर फीमेल्स में मिल्क सिक्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो रहता है वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो मिल्क सिक्रेशन भी कुछ फीमेल्स में हो सकता है। और जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें मिल्क सिक्रेशन होना एक सडनली एक वार्निंग साइन है। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो लेडीज को इस प्रॉब्लम को बारे में समझना है और दिखाना है। दूसरा, सर दर्द बहुत कॉमन है। हर बार हम सर दर्द है तो बहुत निग्लेक्ट करते हैं, नॉर्मल मेरा आज नहीं हुआ, मेरा कंप्यूटर पे काम हो गया, मेरा स्ट्रेस आ गया, इसकी वजह से बीपी बढ़ गया। बट बहुत बार जब हेडेक हमारा किसी और सिम्टम के साथ, मतलब अगर विजन लॉस विथ हेडेक है, या फिर गिडीनेस विथ हेडेक है, वोमिटिंग विथ हेडेक है, ऐसे दो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन है, और ऐसे कंडीशंस पे हमको प्रॉपर्ली ब्रेन को इवेल्युएट करना जरूरी होता है। उसी के बाद कभी कभी ये ट्यूमर जो है वो सडनली ब्लीडिंग हो सकता है उसके अंदर, और उसके साथ आंखों की नस खराब होने की वजह से एक तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, या फिर कभी कभी आंख गिरने से एक एक पलक झपक जाती है और एक पलक नहीं हो रही है, तो ऐसा बहुत बार होता है, उसको हम बोलते हैं टॉसिस। तो अनिल बोराडे जी है, उनका वैसे ही सिचुएशन था कि जहाँ पे उनका एक आंख का नस जो है वो खराब हो रहा था, और आंख खुल नहीं रही थी, और उसी के लिए जब हमने देखा, इवेल्यूट किया, तो ये हमें पता चला कि ये पिट्यूटरी ट्यूमर है, और फिर उसका हमने आगे का इलाज किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, तो ये जो सफेद दिख रही है ये स्कैन में, इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा, जो बिलोवर ब्रेन के सेंटर में है। जैसे हम बोलते हैं कि शक्ति तीसरी आंख एकदम सेंटर में बीच में रहता है ब्रेन के, और जो सब कुछ कंट्रोल करता है बॉडी का हार्मोन्स को लेकर। नेक्स्ट, तो इसमें हमने तो यूज किया है इसको एंडोस्कोपिक एंडोनेजल ट्यूमर एक्सीजन बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई ब्रेन का ओपनिंग नहीं होता है, ना कोई ब्रेन को हैंडलिंग करने की जरूरत होती है, ना कोई स्कार होता है, ना स्टिच होती है, ये नाक के द्वारा होता है। उसी के साथ जब सर्जरी करते हैं तो हम उस ट्यूमर को ही टच करते हैं, बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है उसको बचा सकते हैं, जैसे कि आंखों की नस हो गई, खून की नस हो गई, इसको बचाने के लिए बहुत पॉसिबल होता है। थर्डली, हमारे पास जो नेविगेशन सिस्टम है उसी के वजह से हम एग्जैक्ट प्रिसाइज लैटरल लोकेशन, मतलब जो बाजू के साइड में जा रही है गार्ड एक साइड में, तो उसको भी हम एग्जैक्टली समझ के उसको गार्ड को निकालने की कर सकते हैं। और नाक से होने की वजह से इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, जल्दी रिकवरी होती है, और पेशेंट यूजुअली ये है जो पेशेंट है हम पास से, मैं जस्ट घर पे आया और मुझे तो 2-3 दिन से ना हेडेक हो रहा था। तो हेडेक होने के बाद मुझे लगा कि नॉर्मल हेडेक रहेगा, तो मैंने मेडिसिन ली। मेरे अंकल भी एक डॉक्टर है पंडित करके, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है साइनस भी रह सकता है, कुछ भी तुम मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाओ। 2-3 दिन के बाद मेडिसिन खाने के बाद तो भी हेडेक कम नहीं हुआ, बढ़ते जा रहा है। तो एक बार फिर मैं ऑफिस आ रहा था, और फिर बाद में जस्ट घर पे आया, मेडिसिन लेके सो गया, तो सुबह देखा अनकॉन्शियस, मतलब मैं बेहोश था, उठ ही नहीं पाया। तो मेरी वाइफ डर गई, मेरी वाइफ ने बोला इसको हुआ क्या है, मतलब जो नॉर्मल हेडेक था अचानक से बंदा बेहोश हो गया, उसको मतलब इतना सीरियसनेस था, जो मतलब ऑब्वियसली वाइफ की तो डेथ हुई। मेरे सोसाइटी के मेंबर थे, जैसा ये आमिर कारण है, मेरे जो सोसाइटी के भाई है, ठीक है। तो इन्होंने और इनके कुछ फ्रेंड्स से मुझे लेके गए हॉस्पिटल में, जो कि बदलापुर के राठौर हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे लेके जाने के उन्होंने 1 वीक मेरे पीछे एक ट्रीटमेंट की कि बाबा इनको हुआ क्या। फर्स्ट उन्होंने जस्ट सीटी स्कैन किया, फिर बाद में एमआरआई निकाला, एमआरआई के मुझे विजन चेक किया। तो जब विजन चेक करिए मुझे पता चला कि भाई
मुझे सिर्फ इतना दिखता है, सिर्फ इतना, यहाँ से पीछे नहीं आगे, सिर्फ इतने मतलब होते हैं ना घोड़ी की नाक जैसे, सिर्फ इतना ही दिखता है वैसे। तो फिर बाद में उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आपका जो भी है आप एक बार ट्रीटमेंट करा लो, बिकॉज आपको ऐसा ट्यूमर है। तो मुझे नहीं बताया गया था, मेरी फैमिली को बताया गया था, मेरे सोसाइटी के मेंबर्स को। फिर वो लोग ने मुझे शिफ्ट किया है तो नेक्स्ट लाइफ जो यहाँ पे ही बाजू में नेक्स्ट लाइफ हॉस्पिटल, आपको पता रहेगा, वहाँ पे लेके आने के बाद उन्होंने भी सिर्फ हार्डली 2 घंटा ही मुझे लगा। उन्होंने कहा कि भाई आप देख लो, बिकॉज आपकी जो ट्रीटमेंट करने के लिए शायद आपको थोड़ा मतलब मेजर इशू है आपका, तो थोड़ा सा ये रहेगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो फैमिली वाले डर गए कि बाबा क्या करना है। तो फिर बाद में वो लोग मुझे लेके गए नायर हॉस्पिटल, जो कि अपना दादर बाइकला के उधर है। तो ये अमित कैनेडे भाई, तो वो भी, हाँ आई आप ही आई। तो ये मुझे नायर हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप इतना दिन तक क्या कर रहे हो, कि ये बंदे को जो ट्यूमर है इतना बढ़ गया है, इतना सीधा अपना एमआरआई की रिपोर्ट में दिखा रहा है, आप एक काम को चल कहीं पे तो अच्छे हॉस्पिटल में लेके दो। तो राठौर हॉस्पिटल के थ्रू थे एक सर थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार ना सोलर हॉस्पिटल में लेके जाइए, वहाँ पे अमित आवले करके जो डॉक्टर है, वहाँ पे एक बार हमको चेक कराए। तो मैं मेरी फैमिली वहाँ पे आमिर सर से मिले। आमिर सर ने हमें पूरा क्लियर कर कहा कि एक उसके बाजू में एक क्ले था, तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ है, आपकी रिपोर्ट देखिए, तो आपका यहाँ पे ऑपरेशन ही करना होगा। तो उस टाइम भी मुझे पता चला कि यार मुझे भी ट्यूमर, जब वो ये किसी को पता चलता है ट्यूमर है, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई गया, अभी बचे नहीं। बिकॉज कहानी में यार यहाँ भी जहाँ तक मैंने देखा है कि ट्यूमर जिसको होते हैं बंदा ज़्यादा करके बचते नहीं, 6 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर के अंदर उनकी डेथ होती है। वो मेरे दिमाग में कल, पर डॉक्टर ने कहा कि भाई कि आप मत डरो, हम है, हम आपको जो भी है पूरा हम ट्राई करेंगे, तो वो निकाल, तो ठीक है। फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 या 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब मतलब होश आया, तो सामने एक बोर्ड था, बोर्ड पे लिखा था कि मेरा पूरा नाम, एज वगैरह। शायद मुझे जानबूझ के मेरी एज वहाँ पे रॉन्ग लिखी थी, इसलिए कि मेरी मेमोरी है ही नहीं थी। वहाँ पे लिखी थी 30। तो सर ने कहा कि पढ़ो, मैंने पढ़ा, देखा 30, मतलब सर मैं तो 35 एज का, मतलब 35 एज का ना, आप ही थी शायद, वो मेमोरी चेक करेगी भाई लॉस हो गई। फिर बाद में सेकेंड जो चैलेंज आया कि मैं तो पूरा ठीक हो गया, पर सेकेंड चैलेंज है फाइनेंशियल, इतना खर्चा तो या फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेगा। तो आमिर सर उनकी टीम ने मुझे गाइड किया, कहा कि भाई हमारे पास ट्रस्ट भी है, जो अपना सीएम फंड से मुझे पैसे मिला 1 लाख रुपीज प्लस 61 जो है ट्रस्ट दादर में, वहाँ से 50,000 मुझे मिला। थर्ड की थोड़ा सा पैसा कम पड़ा था मुझे, तो बाद में सर ने कहा कि भाई एक काम करो, आप डिस्चार्ज ले लो, जो कि कोई हॉस्पिटल नहीं देते, ये सबको बता देगा, पेमेंट भरने के बाद ही डिस्चार्ज देते, पर इन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया, कहा कि आप आराम से पैसा भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्चार्ज होने के बाद फिर मैंने 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर जो भी पैसे निकले, पर जहाँ तक एज ऑफ आप मुझे देख रहे हो कि एज अ ट्यूमर पेशेंट में ठीक मिल रहा हूँ। तो थैंक यू सोलर हॉस्पिटल, थैंक यू सर कि आपने ट्रीटमेंट अच्छी की। और एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी मेरे सामने जो अम्बे का सर दादा है मेरे, वो भी आपको कुछ बताएंगे मेरे बारे में, तो जब मैं अनकॉन्शियस हुआ था तब क्या हुआ उनकी थोड़ी ये बताएंगे प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम पुष्कला स्करिया है और मैं सोलारिस हॉस्पिटल की पीआरओ की तरफ से मैं बात कर रही हूँ आपसे। हमारा एक फ्री कैंप हो रहा है 22 तारीख को उल्लासनगर में, इन रेड क्रॉस सोसाइटी जो उल्लासनगर में है, वहाँ पे सवेरे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक न्यूरो और स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए फ्री कैंप हो रहा है। जिसको हेडेक है, जो माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, जो विजन लॉस, हेडेक और विजन लॉस है, जिसको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम्स है, स्पाइन का इश्यूज है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इसके लिए हम लोग ये फ्री कैंप रखा है। और ये सवेरे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी में ये हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। तो उल्लासनगर के सारे पेशेंट्स इसका भरपूरी से फायदा उठाए। तो हम और आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है वहां तक आप ये बात पहुंचाए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। थैंक यू। डॉक्टर अमित आइवले जो न्यूरो सर्जन है सोलारिस हॉस्पिटल के, जिन्होंने ऑलरेडी 1,500 से ऊपर सर्जरीज किया है, वो आपके साथ रहेंगे और इन्हें कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर दीपक आइवले जो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो भी इस कैंप में आप लोग की
सेवा में रहेंगे। और ये दोनों डॉक्टर्स एक्चुअली दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई दोनों न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन एक ही फैमिली से आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही फैमिली में से दो न्यूरो डॉक्टर्स हैं। तो दोनों भाई लोग मिलके ये कैंप कर रहे हैं और ये सोलारिस हॉस्पिटल की तरफ से हो रहा है, जहाँ पे हमारे संघ रोटरी भी शामिल हुई है। रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। उल्लासनगर के व्यापारी संघ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिन शिवाजी रगड़े साहब जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो ऐसे काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कैंप के बारे में प्रचार करने के लिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। थैंक यू।